हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज आरआरबी एनटीपीसी मॉक टेस्ट नंबर 30 है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं अगर आपने अभी तक 1 से लेकर 29 तक नहीं देखे होंगे तो दोस्तों जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से आप सबको मैं मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज के पेपर में आइए चर्चा करते हैं कि आपकी एनटीपीसी 2021 में किस प्रकार से साथीगण क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो आप सबको साथीगण याद रखना, और ये क्वेश्चन आज एक बार नहीं दोस्तों, आप रेलवे उठा लो, एसएससी उठा लो, एंग्लो इंडियन समुदाय से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके 2 सदस्यों को राष्ट्रपति जो मनोनीत किया जाता है, जो आप सबको साथीगण याद रखना। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के बारे में अगर जानूँ तो 104वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। ये भी पॉइंट आप सबको साथीगण याद रखना है। राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित करने का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किया गया। ये भी पॉइंट याद रखना है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर मैं आर्टिकल 331 की बात करूं तो राष्ट्रपति यदि उनकी राय है कि एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उस समुदाय के 2 से अधिक सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है साथीगण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं कहूँ दोस्तों अगला पॉइंट, तो आर्टिकल 333 राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व का प्रावधान आर्टिकल 333 करता है। ये भी पॉइंट आप सबको साथीगण याद रखना है। लेकिन मेरे दोस्त आप सबके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, मैंने आप सबके लिए 2016 से लेकर 2021 तक जितने भी दोस्तों एग्जाम हुआ था उन सभी पेपर को दोस्तों छांट कर 21 टॉपिक का दोस्तों मैंने ई बुक बनाया हूँ, जिसमें से पंचवर्षीय योजना, अनुच्छेद, कंप्यूटर, फुल फॉर्म, 1857 की क्रांति, जनगणना, नदी बांध, झील, खेलकूद, पुस्तक, लेखक, त्यौहार एवं उत्सव, लोक नृत्य, मंदिर, जितने भी दोस्तों ये टॉपिक है ना, यानी कि 21 टॉपिक मात्र और मात्र दोस्तों 50 रुपये में मिल रहा है। और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों। अगर दोस्तों आप सबको अगर ई बुक लेना है तो इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा दोस्तों। अगर मैं कहूँ दोस्तों इसमें किस प्रकार से कंटेंट बनाया गया, आप ये देख सकते हो दोस्तों, पूरा 21 टॉपिक है मेरे दोस्त, जिसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं मेरे दोस्त जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। हर एक टॉपिक से दोस्तों पूरे इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन डाला गया है। अब की बार एनटीपीसी पार इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जिन भी मेरे साथीगण को लेना है आपके एग्जाम में 4 चांद ये ई बुक लगाने वाले मेरे दोस्त, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7856897115 दोस्तों व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो कि कब पारित किया गया था। तो ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर 1856 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं जितना भी क्वेश्चन लाया हूँ ना, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया है दोस्तों। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे ना तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन के अलावा अगर मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करूँ मेरे साथीगण, कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया था। अगर मैं बात करूँ, यह लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था और लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। ये भी पॉइंट आप सबको याद रखना है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। अगर मैं बात करूँ कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह से सबसे पहले जो कि प्रमुख प्रचारक थे, आप सबको याद रखना है। और इसी के साथ राधाकांत देव और धर्म सभा के बड़े कई विरोध के बावजूद विधान परिषद में याचिका को दायर किया था। ये भी आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह से बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सबको साथीगण याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है, जिसमें से आपके 4 पॉइंट दिया गया मेरे दोस्त, 4 ऑप्शन दिया गया है। लेकिन अगर सबसे दक्षिण की बात करूं मेरे दोस्त, इंदिरा पॉइंट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर मैं कहूं दोस्तों कि भारत का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। अगर मैं इनके बारे में कहूं दोस्तों कि यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकोबार जिले और ग्रेट निकोबार तहसील के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। और इस बिंदु को साथीगण
पहले जो कि क्या बोल रखा है, पाइगमेलियन पॉइंट या पर्सन्स पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ आपके एग्जाम में कन्याकुमारी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे पहले केप कॉमेरियन के नाम से जाना जाता है। और भारत के तमिलनाडु के राज्य के तटीय शहरों में से भारत के मुख्य जो सबसे दक्षिणतम छोर पर कन्याकुमारी भी, आप सबको कन्याकुमारी और आपके इंदिरा पॉइंट से क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एसएससी में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ता पंडित रमा जो बाई है ना सरस्वती की महान विदुषी, इसमें से किसमें है? तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं दोस्तों, तो संस्कृत इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो आप सबको मेरे साथीगण याद रखना है। अगर मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों जितने भी चाहे समाज हो, उनके संस्थापक हो, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं स्वामी विवेकानंद की बात करूं तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। अगर मैं बात करूं कि आत्मा राम जो पांडुरंग है ना, उन्होंने प्रार्थना सभा की स्थापना किया था। ज्योतिबा फुले आपके सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किया था। ये चारों के चारों जितने भी पॉइंट है ना, आपके एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जितने भी पॉइंट है आप सब जरूर नोट करना और एग्जाम से पहले एक बार जरूर रिवीजन करना, ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का ये नया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बार बार आपके एग्जाम में रेलवे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चला था? तो 1853 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर बात करूँ तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के जो थाने ना दोस्तों, और वहीं से दोस्तों आपके चला था, जो आपको याद रखना है। और ये 34 किलोमीटर की दूरी पहली बार तय किया था, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मेरे दोस्त रेलवे से क्वेश्चन आया, और रेलवे से अगर मुख्यालय और उनके जॉन से क्वेश्चन अगर मैं चर्चा ना करूं तो ये दोस्तों बहुत कमी वाली बात है, ठीक है। अगर मैं भारत के रेलवे जोन की अगर मैं मुख्यालय की बात करूं साथीगण, जो आप सबको याद रखना है। अगर मैं मध्य रेलवे की बात करूं तो मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का याद रखना है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपके मुंबई के चर्चगेट। दक्षिण पश्चिम जो रेलवे है ना, उसका अगर मैं मुख्यालय की बात करूं तो कर्नाटक के हुबली, जो आप सबको याद रखना है। और अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं उत्तर पश्चिम रेलवे की बात करूं तो राजस्थान के जयपुर में। और दक्षिण रेलवे आपके चेन्नई सेंट्रल बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी रेलवे आपके कोलकाता इसका मुख्यालय। उत्तरी रेलवे नई दिल्ली के बड़ौदा हाउस में। दक्षिण मध्य रेलवे आपके सिकंदराबाद में। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय आपके जबलपुर। और पूर्व मध्य रेलवे आपके हाजीपुर में। दोस्तों आप देख रहे हो ना, क्वेश्चन के साथ इस तरीके से जो एक्सप्लेन मैं आपको कर रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कारगर आपके एग्जाम के लिए साबित होने वाला है। तो यकीनन दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दूर संचार क्षेत्र में आईएसपी की क्या अर्थ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैंने 21 टॉपिक में एक टॉपिक आपके फुल फॉर्म से रखा हूं। जितने भी दोस्तों आपके एनटीपीसी में अब तक क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछा गया है, हर एक क्वेश्चन दोस्तों इस ई बुक में डाला गया है, जिसमें से मेरे दोस्त 50 रुपये में आप सबसे ले रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं दोस्तों। करीब 1.5 महीने से भी अधिक उसमें मैंने मेहनत किया आप सबके लिए दोस्तों, बहुत खूब ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। एक एक क्वेश्चन को छांट कर दोस्तों आप सबके लिए दोस्तों मैंने ई बुक बनाया हूँ। और हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला गया, जिसमें से जितने भी फुल फॉर्म से, जितने भी कंप्यूटर से, जितने भी लोक नृत्य से, जितने भी वाद्य यंत्र से, हर एक टॉपिक को दोस्तों कवर करके मैं बनाया हूँ, बस और बस आपके लिए मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर मैं एक जो कि कॉबोल का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये भी आप सबको याद रखना है। और अगर मैं बात करूं कि कॉबोल एक प्रकार से साथीगण उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसे व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया था, ये भी पॉइंट आप सबको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व के नियम कहा जाता है। हमेशा आपके एग्जाम में न्यूटन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि न्यूटन के पहले नियम को ही जड़त्व नियम कहा जाता है। अगर मैं कहूं कि न्यूटन के जो गति के जो प्रथम नियम है ना, उसमें कहा गया है कि एक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है और गतिशील वस्तु एक समान गति से है और एक सीधी रेखा में तब तक गति में रहती है जब तक वह बाह्य बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ आप सबको याद रखना है।
अगर मैं गति की अथवा में परिवर्तन का विरोध करने पर यह अपरिवर्ती जड़त्व कहलाता है। जो आप शब्द को याद रखना है, हमेशा आपके एग्जाम में फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से बात करूं तो किसी वस्तु का त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर मैं तीसरे नियम की बात करूं, जब भी कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहले पर समान या विपरीत पर बल लगाती है। दोस्तों जैसे बंदूक चलाते हैं तो बंदूक जैसे चलाओगे ना तो जिस प्रक्रिया से हो जाता है ना उस प्रक्रिया से आपका वापस भी आता है। मतलब क्रिया प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड ऑफ लॉ जो आप सबको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है, जो आप सबको साथीगण याद रखना है। अगर मैं बात करूं चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है, और अगर मैं मेथनोइक अम्ल का अगर मैं रासायनिक सूत्र की बात करूं तो HCOOH होता है, जो आप सबको साथीगण याद रखना है। मेथनोइक अम्ल को ही क्या कहा जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं कहूँ दोस्तों कि प्रभाव, जैसे कि जब भी चींटी काट ले, मधुमक्खी काट ले, इन सभी जब हमें ज़्यादा जब दर्द होने लगता है दोस्तों तो उस समय हमें बेकिंग सोडा लगाना चाहिए दोस्तों, ताकि इसका बेअसर को कम करने के लिए एक बहुत बड़े क्षारक है दोस्तों, जो आप सबको याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंट की स्थापना कहाँ की गई थी। अगर मैं जो कि प्रथम बार ब्रिटिश प्रेसिडेंट की स्थापना की बात करूँ साथीगण, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सूरत आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि भारत में सूरत में प्रथम ब्रिटिश प्रांत की स्थापना हुआ था, और इन्हें अंग्रेजों द्वारा 1612 में सूरत में पहला भारतीय कारखाना स्थापित किया था, आप सबको याद रखना है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था, ये भी पॉइंट याद रखना। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में किसके द्वारा स्थापना किया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था, आप सबको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ब्लूटूथ का आविष्कार कौन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं बात करूं तो जॉफ हार्टसन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला, अगर मैं क्वेश्चन जाने से पहले दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूं दोस्त, अगर मेरे पर विश्वास है ना दोस्तों, तो मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, आप एक बार 2016 से लेकर 2021 तक, आपके 2016, 2020, 2021 में ये 3 बार में करीब 185 से भी अधिक शिफ्टों में एग्जाम हुआ था दोस्त। आप उसमें से जितने भी क्वेश्चन हर एक, जैसे कि पंचवर्षीय योजना से अगर आपका 50 क्वेश्चन पूछा गया तो एक टॉपिक बनाकर पूरा पंचवर्षीय योजना की सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चन डाल दिया। उसी तरीके से दोस्तों मैंने 21 टॉपिक पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ एक एक क्वेश्चन को मैंने छांट कर मैंने ई बुक बनाया हूँ। मात्र और मात्र दोस्तों 50 रुपये ले रहा हूँ इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से। ऐसे मेरे दोस्त जो आप लेना चाहते हैं, अगर आपके अंदर में जीके जीएस में वीकनेस है दोस्तों, तो आप ये ई बुक लेकर एग्जाम तक दोस्तों अभी भी तैयारी है, जरूर पढ़ना दोस्तों, बहुत कारगर ये साबित होने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य की सिफारिश करता है। तो इस क्वेश्चन का CACP आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखना है। इसी के साथ आपके नीति आयोग जो कि 1 जनवरी 2015 को जो कि स्थापना किया गया था, गठन किया गया था, और नीति आयोग के अध्यक्ष आपके माननीय प्रधानमंत्री होता है, आप सबको याद रखना है। अगर मैं नीति आयोग की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इस क्वेश्चन का आंसर है। और नीति आयोग को भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक कहा जाता है, जो आप सबको याद रखना है। उसी तरह से नाबार्ड बैंक की स्थापना की बात करूँ तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन से समिति के द्वारा नाबार्ड बैंक की स्थापना किया था, तो B शिवरामन समिति के सिफारिश पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने की थी, और जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कि बन गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं बात करूं साथीगण, तो आप सबको याद रखना सैयद अहमद खान आ जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में अगर कहूँ दोस्तों, तो जाकिर हुसैन, जो आपके ऑप्शन में दिया गया था। जाकिर हुसैन साथीगण 2 है, एक तबला वादक के बहुत बड़े नाम है, और एक आपके राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। दोस्तों मैं ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जाकिर हुसैन 2 अलग अलग व्यक्तियों के नाम है, एक भारतीय राजनेता और शिक्षाविद थे। अगर मैं बात करूं कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में एक जाकिर हुसैन हुआ था, जो कि आप सबको याद रखना है। पहला आपको याद रखना है कि तीसरे राष्ट्रपति के रूप में, और दूसरा आपके एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। अगर मैं मौलाना अबुल कलाम की आज़ाद की बात करूं तो ये बहुत बड़े नाम है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी
नेताओं में से एक था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो कि नियुक्त किया गया था। आप सबको साथीगण याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो परिषद में गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? हमेशा आपके एग्जाम में इस तरीके से यूनाइटेड नेशन से स्थायी और गैर स्थायी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके 2 साल होता है। जितने भी गैर सदस्य जो होता है ना, गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल होता है। अगर मैं कहूँ दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन में 5 जो कि स्थायी सदस्य होता है, जिसे परमानेंट जो कि 5v5 के नाम से जो जाना जाता है, और P5 ही कहते हैं, जैसे कि चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जितने भी दोस्तों यूनाइटेड नेशन में आपके 5 स्थायी सदस्यों में से है। अगर मैं कहूँ दोस्तों अस्थायी सदस्य आपके 10 हैं दोस्तों, जो आप सबको याद रखना है। आपके 5 जो कि स्थायी और अस्थायी आपके 10 हैं, और दोनों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 2/3 बहुमत से चुने जाते हैं, जिसमें से 5 अफ्रीकी और एशियाई देशों के लिए होता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। भारत 8वीं बार यूनाइटेड नेशन एससी का अध्यक्ष अस्थायी के रूप में सदस्य बना था। ये भी पॉइंट आप सबको साथीगण याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सांभर आपके भारत के राजस्थान झील में स्थित है, सॉरी। अगर मैं बात करूं दोस्तों, पुलिकट आपके आंध्र प्रदेश में, लोकटक आपके मणिपुर में, अष्टमुडी आपके केरल में, वेमनाड आपके केरल में। ये 4 आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, और ये ग्रुप डी में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको सबको याद रखना है कि पुलिकट झील कहाँ है? आंध्रा में, लोकटक झील मणिपुरी में, अष्टमुडी केरला में, और वेमनाड झील केरल में। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियमित संसद द्वारा वर्ष में पारित किया गया था। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो 2009 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि 2009 में ही मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियमित संसद द्वारा पारित किया गया था। अगर मैं बात करूं कि शिक्षा का अधिकार जिसे आरटी कहते हैं, अधिनियम 2009 में भारत के संसद में 4 अगस्त 2009 को अधिनियम जो कि किया गया था। आप सबको याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत में ही आरटीई आता है, आप सबको याद रखना है। अगर मैं बात करूं यह अधिनियम प्राथमिक दृष्टि से 6 से 14 साल के आयु के बच्चे के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का महत्व को बताता है, आप सबको याद रखना है। अगर मैं बात करूं यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को आरटीई लागू हुआ। और अगर मैं बात करूं अनिवार्य जो मैंने कहा ना 6 से 14 साल के बच्चों के बारे में निःशुल्क शिक्षा के बारे में कहा गया, जो आप सबको ध्यान देना है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो हमेशा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन मुख्यालय से, इंटरनेशनल मुख्यालय से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो न्यूयॉर्क इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों मैं 4 आपको इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी, आप सबको याद रखना है। यूरोपियन संघ आपके ब्रुसेल्स, ओपेक आपके वियना, और OECD आपके पेरिस। ये जितने भी आपको मैंने कहा हूँ दोस्तों, आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों आप सबको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? हमेशा आपके एग्जाम में जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके 943 है, जो आप सबको याद रखना है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 था। अगर मैं कहूँ दोस्तों कि 2011 जनगणना के अनुसार केरल राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है, जिसमें से 1084 व्यक्ति आपको याद रखना है, और सबसे कम आपके हरियाणा है 877। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, आप सबको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसमें से आपके 4 ऑप्शन दिया गया है, और अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना किया गया था। दोस्तों मैं स्पीड इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ यार 25 मिनट में ही मैं क्लास को ख़त्म कर दूँ, ताकि दोस्तों आप आने वाले और भी क्लास के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आरबीआई की स्थापना अप्रैल 1935 में हुआ था, और जो आरबीआई की राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। ये भी पॉइंट आप सबको याद रखना दोस्तों। अगर मैं बात करूँ आरबीआई के प्राथमिक जो कार्यों में शामिल है, तो आरबीआई ने मौद्रिक नीति को तैयार करता है, जो आप सबको याद रखना है। और आरबीआई के अगर मैं पहले भारतीय अगर मैं गवर्नर की बात करूँ दोस्तों, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ है, जो आप सबको याद रखना है। और उन्होंने 1 अप्रैल 1935 से लेकर 30 जून 1937 तक
राज्यपाल का पद भी सर ऑसबोर्न और स्मिथ के रूप में काम किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है। श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन बहुत बड़े नाम है जो आप सबको याद रखना है। हमेशा आपके एग्जाम में दोस्तों वर्गीज कुरियन से क्वेश्चन पूछा जाता है। श्वेत क्रांति जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है और 1970 में शुरू किया था और ऑपरेशन फ्लड अमूल की अध्यक्ष और संस्थापक वर्गीज कुरियन द्वारा स्थापित किया गया था, आप सबको याद रखना है। लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में भारत में विभिन्न क्रांतियों के जनक जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से हरित क्रांति आपकी एम.एस. स्वामीनाथन, विश्व में हरित क्रांति आपकी नॉर्मन बोरलॉग, भारत में नीली क्रांति आपकी अरुण कुमार, भारत में श्वेत क्रांति आपकी वर्गीज कुरियन, भारत में प्रेरित प्रजनन क्रांति के जनक आपके हीरा लाल चौधरी और भारत में गुलाबी क्रांति आपकी दुर्गेश पटेल, भारत में स्वर्णिम अगर मैं क्रांति की बात करूँ तो निरपेक्ष उत्तेज आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं भारत का लाल क्रांति की बात करूँ तो विशाल तिवारी। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये जितने भी मैं आपको जनक के क्रांतिकारी और उनके जनक का नाम बोल रखा हूँ ना, आप एक बार जरूर स्क्रीनशॉट मार लेना दोस्त। आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो ना तब मेरे को कहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना एक भी क्वेश्चन नहीं कि मैं यहाँ वहाँ से लाता हूँ, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम को पूछा गया और वही क्वेश्चन के माध्यम से मैं पूरा आपको एक्सेलेंट इस तरह से कराता हूँ कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सके। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों भाषाओं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप सबको याद रखना है। भाषा से संबंधित दोस्तों हमारे संविधान में 3 बार संशोधन हो चुका है। पहला 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 आपको याद रखना है, जिसमें से सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, आप सबको याद रखना है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में जिसे हम क्या कहते हैं, नमक कहते हैं, यानी कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और फिर जाके 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, आप सबको याद रखना। मूल में 14 था लेकिन वर्तमान में 22 भाषा, ये भी पॉइंट याद रखना है। तो दोस्तों कुल 20 क्वेश्चन था और आप सबको मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर मेरे साथीगण आपके अंदर में जीके जीएस में वीकनेस है और अगर चाहते हैं दोस्तों इस बार आरआरबी एनटीपीसी में 4 चांद लगाना चाहते हैं तो ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो 21 टॉपिक का मैंने ई बुक बनाया हूँ आपके एग्जाम के लिए और आपकी लाइफ के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे हमारे दोस्त जो अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से ज़रूर ले सकते हैं। और अभी भी दोस्तों ऐसे टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही लेकिन आपको नहीं आता दोस्त, आप अगर नहीं तैयारी करें मेरे दोस्त तो एटलीस्ट इतना सा रिवीजन करके जाना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का पूछा गया क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में पुनः पूछे जाने की अति संभावना है। तो आप सबका स्वागत है, आप इसमें से देख सकते हैं पूरे फ्रेश कंटेंट है, हर एक क्वेश्चन को सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया है। आप पूरे के पूरे 21 टॉपिक है दोस्तों, इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से ज़रूर जुड़िएगा। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, और दोस्तों आप सबको अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट आप सबका, थैंक यू सो मच।